नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का लाइव इंटरैक्टिव सत्र पीएम विद्या चैनल नंबर 12 पर। मैं हूं सृजन राजपूत, मेरे साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मिस्टर अतुल जुड़े हैं। अतुल, आपका भी सत्र में स्वागत है। हम यहां ग्रेड 12 स्टूडेंट्स के लिए यानी कक्षा 12 के बच्चों के लिए बात करेंगे सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, और हमारा विषय जो आप सभी आज जानेंगे ये है चैप्टर नंबर 3 जीन क्लोनिंग, आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बच्चों, आपने बायोलॉजी विषय के बारे में तो सुना होगा, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी विषय क्या है? और यहाँ भी जब हम जीन क्लोनिंग की बात करते हैं या आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं, तो ये सब टर्म्स क्या है, क्या इनकी डेफिनेशन है, और कैसे ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए एक ऐसा विषय है जहाँ की जानकारियाँ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं, और वे जीवन शैली में भी जब इन बातों को जानते हैं तो वो और बेटर कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट और टॉपिक को लेकर। तो चलिए हम आज के इस सत्र में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बता दें कि आप हमसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस के ज़रिए आप अपने क्वेश्चंस हमें कैसे भेज सकते हैं। सबसे पहले नोट कीजिए हमारा IVRS नंबर जो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये है 8800440559। साथ ही यदि आप अपनी बात या अपना प्रश्न मेल के ज़रिए हमें भेजना चाहते हैं तो लिखें dth.class12@ciet.nic.in पर। और हमारे दर्शक हमें हमारे YouTube चैनल्स के ज़रिए भी देख रहे हैं, ये है NCERT ऑफिशियल और NCERT PM विद्या क्लास 12 का YouTube चैनल। यहाँ जाकर देखिए कि आपके सामने लाइव चैट बॉक्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ एक्सपर्ट से जान सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आपको अपने एक्सपर्ट से मिलवाते हैं। स्वागत करते हैं सर मिस्टर सुनीत साथी का। सर नमस्कार, अभिनंदन। नमस्कार मैम, थैंक यू एंड नमस्कार बच्चों। बच्चों, आपको बता दें हमारे साथ है मिस्टर सुनीत साथी जो कि TGT हैं नेचुरल साइंस विषय के, और साथ ही काउंसलर भी हैं। DOE दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, इस विषय को जब मैं अपने दर्शकों से, अपने बच्चों से बता रही थी तो मैंने कहा हम बायोलॉजी के बारे में तो अक्सर सुनते हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी विषय सुनना भी कुछ नया लगता है। क्या हम इसे समझ सकते हैं? जी, जैसे बायोलॉजी अभी तक बहुत सालों तक एक सब्जेक्ट होता है साइंस में। 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी हम जीव के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। जब उस बायोलॉजी, उस जो स्टडी है हमारा एनिमल्स और प्लांट्स, उसमें जब हम टेक्नोलॉजी को शामिल कर देते हैं कुछ पार्टिकुलर पर्पसेस के लिए, तो वो बायो के साथ टेक्नोलॉजी जुड़ के बायोटेक्नोलॉजी बन जाता है। और उसका जो एक एक्चुअल जो उसका एक बैकबोन है, यूं कहें कि जो प्राइम फेस है बायोटेक्नोलॉजी, हम अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलबींग के लिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जीनोमिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए, और उस प्रोसेस में हम सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व करते हैं, चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो, सेल बायोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, सबको एक कोलैबोरेटिव वे में एक जगह रखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनको मिलाते हैं, और फिर ग्रेजुअली अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसको हम टेक्नोलॉजी उसमें शामिल करते हैं, और वो सब्जेक्ट जो हमारा नॉर्मल बायोलॉजी था वो बायोटेक्नोलॉजी बन जाता है बच्चों। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट बायोटेक्नोलॉजी। सो बिल्कुल इंटीग्रेशन एंड इनकलकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू बायोलॉजी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल। सर, यहाँ भी जब हम देखते हैं कि हम जीन क्लोनिंग की बात कर रहे हैं और हमारे बच्चे यहाँ पर आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स भी जानेंगे, तो एक एक करके हम अपने इन दोनों ही टर्म्स को जानते हैं और अपने बच्चों के लिए इस पर बात करना चाहेंगे। बच्चों, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी हमारी जो बुक है NCERT की 11th और 12th के लिए, आज हम 12th का जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी की बुक में चैप्टर है, चैप्टर 3, उसका नाम है जो जीन क्लोनिंग है। जीन क्लोनिंग क्या होता है और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टेप्स हैं। उसका जो इनिशियल स्टेप होता है वो एक जीन को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद उस न्यूक्लिक एसिड को, जीन के लिए जो है उसको हम आइसोलेट कैसे करते हैं रिसोर्स से, वो स्टेप आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं मैम। बिल्कुल सर, जीन क्लोनिंग पर बात करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये भी आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बच्चों। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है जीन क्लोनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली जीन क्लोनिंग? Gene, as we already know, it is a kind of particular DNA sequences
which is responsible for creating any kind of particular characteristics within the body of the organisms. उसको हम जीन कहते हैं. हमारी बालों का रंग कैसा होगा मैम, हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हमारी हाइट कैसे होगी, हमारी स्किन कैसे होगी, ये सब के सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी बॉडी के, वो कौन तय करता है? जीन. और जीन एक पार्टिकुलर सीक्वेंस होती है डीएनए की, और वो क्रोमोसोम्स के अंदर होती है, ये हमें पता है. नाउ वी कैन से जो टेक्निक है जीन क्लोनिंग के बारे में बच्चों, इट इज़ ए काइंड ऑफ टेक्निक विच इज़ यूज्ड इन द डोमेन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी and especially to obtain multiple copies of a specific gene for its products and characteristics. जो हम एक जीन आइसोलेट करते हैं, उस जीन पे स्टडी करते हैं किसी पार्टिकुलर पर्पसेस के लिए. फॉर एग्जांपल जीन किसी हमें किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट जो है हमें वो क्रिएट करना है, कोई विटामिन है, कोई किसी तरह की किसी डिसीज़ जो रेस्पॉन्सिबल है जीन किसी डिसीज़ के लिए, उसको हम आइसोलेट करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं. कुछ और भी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए होता है जीन रेस्पॉन्सिबल, उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस पे हम डालते हैं. तो बहुत सारे पर्पसेस होते हैं. तो उस जीन को आइसोलेट करने के बाद उसकी बिलियंस ऑफ नंबर्स ऑफ कॉपीज बनाई जाती हैं, सेम कॉपीज उसी सीक्वेंस की. इसीलिए उसको हम क्लोन कहते हैं. जैसे कहते हैं ना, ठीक वैसा ही एक क्लोन बनाना, ठीक वैसे ही एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बना देना. और वो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी हम यहाँ पे जीन की बनाते हैं. तो दैट इज वाई वी कॉल इट एज जीन क्लोनिंग. क्लियर सर. इसका जो बैकबोन है बच्चों, कुछ 4 स्टेप्स हैं. हम जीन क्लोनिंग क्यों करते हैं? सबसे पहला स्टेप है, इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो हम करते हैं. अब रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? जो जीन हम आइसोलेट करते हैं, द आइसोलेटेड जीन्स फ्रॉम सम काइंड ऑफ पार्टिकुलर रिसोर्स एंड पार्टिकुलर पर्पसेस, दैट इज यूज्ड टू बी इंसर्टेड इनटू ए वेक्टर. एक वेक्टर होता है, एक तरह से एक व्हीकल होता है. पहले उस वेक्टर के अंदर उसको हम इंसर्ट करते हैं जीन को, फिर उसके बाद बाय यूजिंग सम एंजाइम्स रिकम्बिनेंट, उसको रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना देते हैं. यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, जो जीन का, वो रिकम्बाइन हो जाता है. और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. फिर उसके बाद उसको इंसर्ट किया जाता है जीनोम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में. इसके बाद होता है बच्चों, फिर उसको जो रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया है उसको किसी पार्टिकुलर होस्ट के सेल में भी इंसर्ट करना जरूरी है, सो दैट कि उसकी जो प्रोडक्शन हम चाहते हैं या पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप कराने के लिए हम इंटरेस्टेड हैं वो किया जा सके. दैट रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए सूटेबल होस्ट. होस्ट कोई भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, कोई प्लांट्स हो सकता है, कोई एनिमल्स हो सकता है. तो उस होस्ट के अंदर इंसर्ट करने के बाद वो जो जीन है बच्चों, वो मल्टीप्लाई होता है, रेप्लिकेट होता है, और इंसर्टेड जीन जो है वो उसकी कॉपीज हो जाती हैं, और पार्टिकुलरली जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स या जो प्रोडक्शन चाहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद उसके करने के बाद फिर हमारे क्लोनिंग आउटकम्स, हमारा आउटकम, हमारा पर्पज़ क्या है, वो क्लोन करके किसी पार्टिकुलर होस्ट में इंसर्ट करने के लिए उसमें लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज़ हम बनाते हैं उसी जीन की होस्ट के अंदर, और उनको हम क्लोन्स कहते हैं, और उनका फिर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. और एप्लीकेशंस हैं जीन क्लोनिंग के बच्चों बहुत सारी हैं. किसी बहुत सारे पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करना, जैसे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना. फॉर एग्जांपल पार्टिकुलर हार्मोन है इंसुलिन, किसी के अंदर अगर कोई इंसुलिन की कमी हो गई है या इंसुलिन इस तरह से हो गया है कि वो डिफेक्ट हो गया है, तो वो जीन हम इंसर्ट करके, मेडिकल थेरापी में जीन थेरापी कहते हैं उसको, इंसर्ट करके हम उसको जो है क्योर कर सकते हैं उस डिसीज को. उसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशन है. इसके अलावा जेनेटिक रिसर्च में जो है हम इसको यूज़ करते हैं. बहुत सारी मॉलिकुलर बायोलॉजी बेस्ड रिसर्च होती हैं. उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में बायोटेक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल्स करते हैं, फ्रूट्स करते हैं, और बहुत सारे जो है अनाज हैं, राइसेस में, व्हीट में, ये हम करते हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए. बाकी हम स्टडी भी करते हैं बच्चों, उसके जो कैरेक्टराइजेशन है उसके जीनोम का, उस पार्टिकुलर जीन का, उसकी स्टडी के लिए भी होता है. तो ये कुछ पार्टिकुलर एप्लीकेशंस हैं हमारी जीन क्लोनिंग की. आई होप कि बच्चों इसकी एप्लीकेशंस और जो जनरल प्रोसीजर है जीन क्लोनिंग का वो आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ अब ये जीन क्लोनिंग जो प्रोसेस है बच्चों, इसके कुछ पार्टिकुलर स्टेप्स हैं. हम वन बाय वन उस पार्टिकुलर स्टेप्स को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला स्टेप है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कैंडिडेट जीन.
जो जीन हमें चाहिए, जिसकी हमें क्लोन बनाना है, जिसका हमारे पार्टिकुलर पर्पज है किसी भी पर्पज के लिए, उस जीन को हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा। वो कौन सा जीन है, कौन सी पार्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस है जो वो किसी पार्टिकुलर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और किस रिसोर्स से मिलेगा, बैक्टीरिया से मिलेगा, वायरस से मिलेगा, किसी प्लांट से मिलेगा, किसी एनिमल से मिलेगा, एल्गे से मिलेगा, फंजाई से मिलेगा, उसको हम आइसोलेट करते हैं। सेकेंड स्टेप होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा आइसोलेशन होता है न्यूक्लिक एसिड का। उस रिसोर्स में से उस जीन का, जो जीन भी न्यूक्लिक एसिड के अंदर है, उसका एक पार्ट है, तो उसको भी बच्चों न्यूक्लिक एसिड को हमें आइसोलेट करना है, वो हमारा सेकेंड स्टेप है। थर्ड है बच्चों, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, क्योंकि वो जो जीन हमने आइसोलेट कर लिया है न्यूक्लिक एसिड करने के बाद, उसको अब हमें रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है। उसके बाद बच्चों फिर उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमें होस्ट में ट्रांसफर करना है, जैसे कि हमने बताया। नेक्स्ट स्टेप है मोड्स ऑफ डीएनए ट्रांसफर, डीएनए ट्रांसफर कैसे होता है। फिफ्थ स्टेप है बच्चों उसका स्क्रीनिंग और सिलेक्शन, कि वो जो ट्रांसफर है वो ठीक हो गया है, नहीं हो गया है, उसकी जो प्रॉपर जो रेप्लिकेशंस हैं, उसकी जो क्लोनिंग फॉर्मेशंस है वो किस स्टेज पे हैं, या वो जो आउटकम है वो ठीक ठाक है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों ब्लॉटिंग टेक्निक्स। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन के साथ, प्रोटीन्स के लिए अलग है, डीएनए के लिए अलग है, आरएनए के लिए अलग है। उसके बाद जब इंसर्ट करने के बाद प्रॉपर जब उसका बच्चों इस तरह का प्रोडक्शन और एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे पास एक टेक्निकल एक मशीन होती है जिसको हम थर्मल साइक्लर कहते हैं, और उसमें एक रिएक्शन कराते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। उसमें हम उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं उस पार्टिकुलर जीन का, उस पार्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस का, बिलियंस ऑफ नंबर्स ऑफ कॉपीज बनाते हैं अपने फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, फर्दर नीड और रिक्वायरमेंट के लिए। फिर जो लास्ट होता है बच्चों हमारा इसमें स्टेप डीएनए लाइब्रेरीज। जब हमारे बिलियंस ऑफ नंबर्स ऑफ कॉपीज बन जाते हैं किसी पार्टिकुलर जीन के, और वो जीन किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या किसी पार्टिकुलर डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसकी हमें फर्दर स्टडी करनी है, उसको हम एक तरह से एक रिपोजिटरी में रख लेते हैं, एक उसको स्टोर करके रख लेते हैं, जिसको हम डीएनए लाइब्रेरीज कहते हैं। ठीक है। तो ये बच्चों हमारे हैं जो जनरल स्टेप्स हैं जीन क्लोनिंग में जो हम करते हैं। अब इस सेशन में बच्चों हम नेक्स्ट लेंगे कि जो आइडेंटिफिकेशन है और जो आइसोलेशन है न्यूक्लिक एसिड्स का, वो हम कैसे करते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन मैम। यस मैम। तो हम आगे बढ़ें। बिल्कुल सर जी। तो बच्चे एक बार स्लाइड्स पे जैसा आप देख रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन फॉर क्लोनिंग। आइडेंटिफिकेशन का क्या प्रोसीजर है, कैसे करते हैं। द जीन सेलेक्टेड फॉर क्लोनिंग में बी इन्वॉल्व इन किसी डिसीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई डिसीज है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है, ये ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन होती है। अगर वो हो गया उसको हमें क्योर करना है, तो द जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद होता है मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हैं जैसे आयरन डेफिशिएंसीज है बच्चों, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग क्लोरोसिस इन प्लांट्स। उसके लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस देने के लिए प्लांट्स को, जैसे सैलिनिटी के लिए, हायर टेम्परेचर के लिए, एक्सट्रीम प्रेशर के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, पेस्ट के लिए, इनके लिए रजिस्टिविटी हम प्लांट्स में पैदा करते हैं सो दैट कि प्लांट्स उनसे इफेक्टेड ना हो। उस तरह के जीन्स हम फाइंड आउट करते हैं वो प्लांट्स के जीनोमिक स्ट्रक्चर में इम्प्लांट करने के लिए, सो दैट की रेजिस्टेंस जो एबिलिटी है वो प्रोड्यूस हो प्लांट्स के अंदर। रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस, जैसा हमने बताया, बहुत प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे इन्फेक्शंस, वायरस और बैक्टीरियल से जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको क्योर करने के लिए पार्टिकुलर जीन फाइंड आउट करेंगे सो दैट कि उस डिसीज को, उस इन्फेक्शंस को रोका जा सके। और कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो भी ट्रेट्स होते हैं उनकी भी प्रोडक्शन के लिए हम जीन को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोटीन्स के लिए, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में होते हैं, उनके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। सो दीज आर द काइंड ऑफ बच्चों एप्लीकेशंस हैं जिनके लिए हम जीन आइडेंटिफाई करते हैं, और उस जीन को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम उसका न्यूक्लिक एसिड रिसोर्सेज, पार्टिकुलर रिसोर्सेज से उसको हम आइसोलेट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को जहां पे वो जीन होता है। नेक्स्ट कुछ हमारी डिफिकल्टीज हैं बच्चों, जो जीन आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो हमें जानना जरूरी है। कुछ डिफिकल्टीज है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो हैप्लॉइड जीनोम उसका साइज होता है बच्चों, जीनोम मींस टोटल जीनोमिक कंस्टिट्यूशन है जो किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम जीनोम कहते हैं।
उसका साइज बहुत बड़ा होता है बच्चों। इट इज अबाउट 3.2 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं एक जीनोम में ह्यूमन के अंदर। तो इतने बड़े जीनोम में से एक पार्टिकुलर जीन को जो आइडेंटिफाई करना, आइसोलेट करना, इट बिकम्स टू मच डिफिकल्ट। नेक्स्ट है, अब उसमें से हमने जीन को आइडेंटिफाई कर लिया, अब जीन का भी साइज बहुत बड़ा होता है बच्चों। इट इज अबाउट 3000 टू 3500 बेस पेयर्स। अब उसको भी फिर से आइसोलेट करना है। नेक्स्ट इज देयरफॉर, अब इन चैलेंजेस को और कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जीन, अब उसमें कहते हैं जीन, अब इसका जो साइज हमने बताया, इट इज अबाउट 1 मिलियंथ ऑफ द जीनोम, यानी कि पूरे जीनोम का करीब करीब 10 लाखवां हिस्सा है। अब उतने छोटे पार्टिकुलर को एक पार्टिकुलर जीनोम में से आइसोलेट करना, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस। हम ग्रेजुअली आगे पढ़ेंगे। सो इट इज सर्चिंग ए नीडल इन ए हेस्टैक, यू नो, जैसे किसी भूसे में सुई को ढूंढना, जस्ट लाइक दैट, किसी पार्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई करना और आइसोलेट करना जीनोम में से। दैट इज द काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर इज दैट मैम। बट उसके लिए भी इंसान ने, हमने इतनी तरक्की कर ली है कि वो हम चीजें उसको हम कर सकते हैं और कर रहे हैं बहुत सक्सेसफुली। सो सर, व्हाट आर सम मेथड्स टू आइडेंटिफाई अ जीन? जी, ये सवाल भी बड़ा अच्छा रिलेवेंट आपने पूछ लिया कि वही हम कवर करेंगे बच्चों। मैम ने जैसे पूछा, अब इस जीन को आइडेंटिफाई करने के मेथड्स क्या हैं किसी भी जीनोमिक स्ट्रक्चर में से। इसके बच्चों नॉर्मली हम 2 मेथड्स यूज़ करते हैं। एक होता है जेनेटिक कोड को यूज़ करना, जैसा कि आपने जेनेटिक्स में अपने बायोलॉजी में पहले पढ़ा होगा बच्चों। जेनेटिक कोड इज ए काइंड ऑफ स्पेसिफिक कोड ऑफ इंफॉर्मेशंस बाय mRNA in which it is translated into a sequence of amino acids during protein synthesis। उस प्रोटीन सिंथेसिस के रेस्पॉन्सिबल के लिए जो एक स्पेसिफिक mRNA जब ट्रांसलेट होता है एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स में, एक सीक्वेंस में, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, जो स्पेसिफिक कोड है, उसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। और वही फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग करता है, जिनको एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जब जीनोम में डेवलप होता है। नाउ डिड्यूस, इसके 2 स्टेप्स हैं बच्चों। डिड्यूस mRNA सीक्वेंस, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टू डिटरमाइन mRNA सीक्वेंस विद इट्स ऑल बेसेस। जो आरएनए में सीक्वेंसेस होता है बच्चों, उसके 4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं, एडिनाइन, यू यूरासिल, जी गुआनिन और सी साइटोसिन। और दूसरा स्टेप होता है बच्चों इन्फर डीएनए सीक्वेंसेस। व्हाट डज इट मीन? इट डिटरमाइन कोरस्पॉन्डिंग डीएनए सीक्वेंसेस विद ऑल इट्स बेसेस। और जो डीएनए की जो सीक्वेंसेस होती है बच्चों और जो आरएनए की होती है, उसमें एक ही फर्क होता है, वहां पे जो यूरासिल है, यू जो आरएनए सीक्वेंस के अंदर जो जेनेटिक कोड है उसका, उसकी जगह डीएनए के अंदर थाइमिन आ जाता है। सो इट्स 4 बेसेस आर एडिनाइन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। दूसरा प्रोसीजर है बच्चों, हम mRNA यूज करते हैं एज ए प्रोब। प्रोब एक काइंड ऑफ ए स्पेसिफिक डीएनए और आरएनए सीक्वेंस होती है विच इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बाय इट्स बेस पेयरिंग। एक स्पेसिफिक डीएनए जो है कि आरएनए की एक सीक्वेंस होती है जिसको उसी की तरह की सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए उसका हम एज ए प्रोब यूज करते हैं। उनको हम नॉर्मल भाषा में मॉलिक्यूलर प्रोब्स कहते हैं बच्चों। ठीक है। एंड व्हाट डज इट, इसके ये हम क्यों करते हैं? जस्ट टू लोकेट ए जीन इन जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा हमारा एक स्टोर हाउस होता है जीन्स का। तो उसमें से हमें एक जीन पार्टिकुलर फाइंड आउट करना है, तो उस पार्टिकुलर जीन्स की जो पार्टिकुलर सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस के हम mRNA प्रोब बनाते हैं और उसको उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन करा के वो उनको डिटेक्ट करता है और उससे हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं जीन का फर्दर स्टडी के लिए। तो आई होप कि ये बच्चों 2 जेनेटिक कोड के द्वारा और mRNA एज ए प्रोब जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स में यूज होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये 2 तरीके होते हैं मैम जीन को आइडेंटिफाई करने के, क्योंकि जो जीनोमिक लाइब्रेरी है उसमें अपने आप में करोड़ों जीन्स भरे हुए हैं और उसमें से एक जीन हमें चुनना है। तो जो उसकी सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस का हमने मोलिकुलर प्रोब बनाया mRNA के रूप में और उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन किया। वो उसी के साथ यानी चिपकेगा या हाइब्रिडाइज करेगा जो उसकी सेम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी और उसको वो आइडेंटिफाई कर लेगा। सो दैट इज द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई ए पार्टिकुलर जीन फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी। तो ये हमारा बच्चों जीन आइडेंटिफिकेशन हो गया है। अब आते हैं उस जीन आइडेंटिफिकेशन के बाद एक और स्टेप होता है बच्चों, हम फॉर्मेशन ऑफ सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी वो जो बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी कि सेम तरह की सीक्वेंसेस है। जो mRNA है उसको बच्चों हम cDNA में कन्वर्ट करते हैं पहले, और इसमें जो एंजाइम्स यूज होता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट इज RNA, जो RNA cDNA का जो हाइब्रिड है उसका फॉर्मेशंस कराते हैं।
आफ्टर दैट उसमें से रिमूवल ऑफ आरएनए स्ट्रैंड्स, जो आरएनए की स्ट्रैंड्स है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में से, उसको हम रिमूव करते हैं बाय द यूज ऑफ एंजाइम्स आरएनएस। एंड नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और इसमें जो एंजाइम्स यूज होता है वो बच्चों होता है डीएनए पॉलीमरेज। इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है फॉर्मेशन करते हैं। अब जो फाइनल स्टेप है बच्चों जो जीन आइडेंटिफिकेशन में, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड जो cDNA है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट्स द कैंडिडेट जीन। जो फाइनल जो जीन है cDNA जिस पे हमें फर्दर स्टडी करनी है, जिसको हम आइसोलेट करके किसी दूसरे जीनों में इंसर्ट करना है, दैट रिप्रेजेंट दैट काइंड ऑफ पार्टिकुलर जीन। और उस जीन को इज देन क्लोन्ड फॉर, उसको फिर हम क्लोनिंग करते हैं और फर्दर जो है उसको इंटीग्रेट करते हैं दूसरे जीनोमिक कंस्टिट्यूशंस में अपने फर्दर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये हमारा हो गया मैम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिकुलर जीन फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी। ठीक है। अब बच्चों हमारा जो एक स्टेप्स है इसमें, और ये जीन कहते आम भाषा में कहें तो हम ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया है, बट वो जीन जो क्लोनिंग है बच्चों वो भी किसी न्यूक्लिक एसिड में है। जैसे हमने बताया हमारे अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। जीन जो है एक यूनिट होती है हमारी हेरिडिटरी और जेनेटिक्स की वेरिएशंस की, और उस जीन्स के अंदर डीएनए पार्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस होती है। नाउ उस न्यूक्लिक एसिड को डीएनए और आरएनए उसको हम आइसोलेट कैसे करते हैं, दैट इज व्हाट वी विल कवर नाउ। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेप है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, चाहे वो डीएनए हो। आप डीएनए और आरएनए ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स। मैम ये जीन ही होता है जो एक पार्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस का बना होता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली एक्सटर्नली जो भी हमारे फीचर्स हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमेशा जीन निर्धारित करते हैं जो डीएनए का बना है। और वही जीन जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में पेरेंट से अपनी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते रहते हैं अगली संतानों में जीन्स जो हैं। आपने कभी देखा होगा कि जैसे एक दादाजी हैं तो उनके पोते में अचानक क्या हो जाता है कि जैसे दादाजी की भूरी आंखें थी वैसे ही उनके बेटे में नहीं हुई लेकिन उनके पोते में आ गई। तो वो जीन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। जब वो फादर में आया तो वो डोमिनेंट नहीं था, एक्सप्रेसिव नहीं हुआ, और जब वो उनके बच्चे में उनसे नेक्स्ट थर्ड जनरेशन में आया तो अचानक वो जो है उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया और उसका जो पार्टिकुलर फीचर्स था भूरी आंखें होना वो उस बच्चे में दिखाई देने लग गया जी। तो बच्चों नेक्स्ट है, अब इसमें भी न्यूक्लिक एसिड्स के आइसोलेशन में कुछ मेजर चैलेंजेस हैं। अब वो एक बार जान लेते हैं क्या क्या है। लो क्वांटिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन द सेल्स एज कंपेयर टू प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। जितने भी अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, इनके कंपेयर में जो बच्चों क्वांटिटी होती है डीएनए की और आरएनए की वो बहुत कम होती है, नंबर 1। नंबर 2, क्वांटिटी कम होती है लेकिन उसका साइज, जैसे कि हमने पहले ही बताया, उसका साइज जो है वो लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं, नंबर 2। नंबर 3, ये हाईली ससेप्टिबल होते हैं, यानी कि सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, फिजिकल स्ट्रेस के लिए। कोई भी जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, पिपिटिंग करना या ट्रांसफर करना या कोई केमिकल मिलाना, तो उस फिजिकल स्ट्रेस के दौरान इसका डैमेजेस हो सकता है। हाईली ससेप्टिबल होते हैं बच्चों फिजिकल स्ट्रेस के लिए। नंबर 4, हाईली ससेप्टिबल होते हैं बच्चों केमिकल चेंज के लिए। इनका जो केमिकल डैमेज है वो हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये डेलिकेट केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है डीएनए का आपने पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी, जो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेसिस का जो बना होता है, उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं बच्चों वो बहुत डेलिकेट केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। और जो है ये केमिकल्स की वजह से ये जो बॉन्ड्स हैं ये डैमेज हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो बहुत ही एक डेलिकेट प्रोसेस है न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट करना, और इस तरह के चैलेंजेस को हमें ओवरकम करने की जरूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, अब हम थोड़ा सा स्टेप्स देख लेते हैं आइसोलेशन में। जो जनरल स्टेप्स हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज सेल लाइसिस। लाइसिस मीन्स सेल का मेम्ब्रेन का रप्चर करना, उसकी जो बाहरी कवरिंग, जो मेम्ब्रेन जो कवरिंग होती है उसको रप्चर करना है, तभी हम सेल के अंदर जा पाएंगे और उसमें से उसको न्यूक्लिक एसिड को बाहर निकाल सकते हैं। सो बाय रप्चरिंग ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, जैसे कि प्लांट सेल्स में होती है, टू रिलीज डीएनए एंड आरएनए एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। स्टेप 2, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिग्रेडेशंस। जब हम बच्चों जो न्यूक्लिक एसिड को जब हम आइसोलेट करते हैं रप्चरिंग करके सेल को,
उसके डिग्रेडेशन के जो उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि कुछ न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ बच्चों कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनको हम न्यूक्लियेजेस कहते हैं, वो भी रिलीज होते हैं सेल के अंदर से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइसिस, एंड दीज न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स कैन डिस्ट्रॉय योर न्यूक्लिक एसिड्स। एंड पार्टिकुलरली हम बात करें कौन कौन से एंजाइम्स हैं, वन है एक पहला जो है बच्चों दैट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस, डीएनएस, ये डीएनए के डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड नेक्स्ट वन इज राइबोन्यूक्लियस, हम टेक्निकली इसको आरएनएस कहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए। अब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब इस लाइसिस प्रोसेस के दौरान जब हम बच्चों न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट करते हैं तो ये न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स जो हमेशा उस न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, इनसे प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? इनके लिए बच्चों हम कुछ इनहिबिटर्स यूज करते हैं, जैसे EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA। ये इनहिबिटर्स होता है, ये एक चिलेटिंग एजेंट्स के रूप में काम करता है। चिलेटिंग मीन्स चिले, ग्रीक वर्ड में इसको क्लॉ कहते हैं बच्चों। जैसे पंजा होता है ना, पंजा वो किसी चीज को अपने अंदर ऐसे जकड़ लेता है, ठीक वैसे ही जो न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करते हैं, इनको एक्टिवेट होने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए ये बाइंड होते हैं किसी कैल्शियम मेटालिक आयन से, जैसे कैल्शियम आयन्स हैं, मैग्नीशियम आयन्स हैं जी। तो ये जो EDTA है ये चिलेटिंग एजेंट के रूप में, एक पंजे के रूप में क्या करता है बच्चों, उस मेटालिक आयन्स को अपने अंदर जकड़ लेता है, उससे अलग करेगा न्यूक्लियस एंजाइम से और अपने अंदर उसको जोड़कर ऐसे, ये मेटालिक आयन्स है और दिस इज EDTA, उसके अंदर उसके चारों तरफ रैप कर लेता है और EDTA मेटालिक आयन्स का एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है। अब ये जो मेटालिक आयन्स है ये क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियस से अलग हो गया, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मेटालिक आयन्स क्या होगा, वो जो न्यूक्लियस एंजाइम्स है वो इनएक्टिव हो जाएंगे मैम। अब इनएक्टिव मीन्स अब वो न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन जो है और डैमेजेस वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने काम करना बंद कर दिया है EDTA की वजह से। आई होप कि ये चिलेटिंग एजेंट्स के रूप में काम करता है, आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। यस सर। कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस भी हम उसमें अप्लाई करते हैं उस प्रोसेस के दौरान, जिसकी वजह से DNA की जो डैमेज की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। जैसे लो टेम्परेचर, बहुत माइनस टेम्परेचर, -20 -30 तक हम मेंटेन करते हैं। स्टेरिलिटी, स्टेराइल कंडीशंस, इन्फेक्शंस फ्री, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शंस नहीं होता उस एटमॉस्फेयर में, उस जो हमारी वर्किंग टेबल है वहां पे, और जो भी हम चीजें यूज करते हैं कंज्यूमेबल्स के रूप में। नंबर 3, प्रॉपर पीएच बफर के रूप में जो हम यूज करते हैं, ये कंट्रोल्ड कंडीशंस, और EDTA के रूप में इनहिबिटर जिसको हम चिलेटिंग एजेंट कहते हैं, इनके यूज के द्वारा बच्चों हम न्यूक्लियस एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करते हैं, और जो आइसोलेट कर रहे हैं हम न्यूक्लिक एसिड्स को, उसको डैमेज होने से और डिग्रेड होने से बचा लेते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 बच्चों, अब हमने न्यूक्लिक एसिड जो है आइसोलेशन में जो हमारा चिलेटिंग एजेंट्स के बाद, अब उसको हमें सेपरेट करना है न्यूक्लिक एसिड्स में से। सेपरेट क्या क्या करना है आपको ऑलरेडी पता है। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक DNA एंड RNA। अभी दीज आर यूज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर मोलिक्यूल्स, क्योंकि इसके साथ साथ जब हम उसको बाहर निकालते हैं सेल से, कुछ अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स भी जुड़े हुए होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब न्यूक्लिक एसिड को DNA RNA से इनको सेपरेट भी करना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट जो है हमारा स्टेप है। सेपरेशन के बाद बच्चों फिर क्या आता है, प्रेसिपिटेशन एंड कंसंट्रेशन। अब हमारे पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड रह गया है DNA और RNA के रूप में। अब उसको हम आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड्स आर, अब उसको हम प्रॉपर तरीके से प्रेसिपिटेट करते हैं, यानी कि अनडिजोल्व फॉर्म में ले आते हैं उसको, और कंसंट्रेशन यानी कि उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं फर्दर यूज के लिए। उसमें क्या होता है बच्चों, जो प्रेसिपिटेशन है न्यूक्लिक एसिड का, वो दैट कैन बी डन बाय यूजिंग 2 केमिकल्स। वन इज इथेनॉल, और इसको हम आम भाषा में आइसोप्रोपेनॉल भी बोलते हैं। ये एक एल्कोहल का रूप है। इसमें हम न्यूक्लिक एसिड का प्रेसिपिटेशन करते हैं। और ये प्रेसिपिटेशन क्यों करते हैं बच्चों, इसके 2 पर्पज हैं। ये RNA और DNA को कंसेंट्रेट भी करता है, उसमें हेल्प करता है कंसेंट्रेशन में, यानी कि इकट्ठा करने में, हर चीज से अलग करके। और दूसरा, मेक देम विजिबल एंड इजी टू कलेक्ट, वो हमें आसानी से डिटेक्ट करने में, विजिबल होने में और उसको कलेक्ट करने में भी ये हेल्प करता है। तो इस प्रकार हम सेपरेशंस करते हैं
अदर मैक्रोमोलिक्यूल से, फिर उसके बाद डीएनए का आरएनए का प्रेसिपिटेशन करते हैं और कंसंट्रेशन करते हैं। ठीक है जी। एक बार ये बच्चों स्लाइड्स है, प्रॉपर प्रोसीजर है, एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसा आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, हमारे पास सोर्सेज हैं, प्लांट टिश्यू है, एनिमल टिश्यू एंड माइक्रोबियल सेल्स, 3 प्रकार के सोर्सेज हैं। इसमें से सबसे पहले हमने सेल लिया, सेल को लाइसिस कराया, यानी कि बाहरी जो मेम्ब्रेन है उसको रप्चर किया, उसके बाद उसको प्रोटेक्शन किया, जैसे हमने बताया था चिलेटिंग एजेंट्स वगैरह से और इनहिबिटर्स, और उसके बाद कंट्रोल कंडीशन से। उसके बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज के अंदर डालते हैं। और क्यों डालते हैं बच्चों, देखिए इसके 2 पर्पज हैं। एक तो न्यूक्लिक एसिड्स है जो डिस्कार्ड पिलेट्स के रूप में, सेल डेब्रिस के रूप में बाकी चीजें जो है नीचे बैठ जाती हैं, और सेकंड रिटेन सुपरनेटेंट्स, जो सुपरनेटेंट बाकी का जो चीजें हैं जो अननेसेसरी अनरिक्वायर्ड है वो ऊपर रह जाती हैं, और जो हमारा मेन जो न्यूक्लिक एसिड्स है वो नीचे सेपरेट हो जाता है जब उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उसके बाद बच्चों जैसा हमने पहले बताया, प्रेसिपिटेशन करते हैं डीएनए और आरएनए का, और उसके लिए क्या करते हैं हम इथेनॉल जो है ऐड करते हैं, आइसोप्रोपेनॉल प्रेसिपिटेशन के लिए। फिर उसके बाद फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, उसके बाद फिर से जो अनरिक्वायर्ड चीज है, डिस्कार्ड जो सुपरनेटेंट है, उसको अलग करते हैं, और फिर से पिलेट के रूप में जो डीएनए आरएनए हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो नीचे बैठ जाता है, उसका प्रॉपर प्रेसिपिटेशन हो जाता है। और उसके बाद बच्चों जो टोटल न्यूक्लिक एसिड है, जो जिसको हम टोटल, यानी कि सिर्फ हमारा न्यूक्लिक एसिड बच गया है, बाकी की चीजें अलग हो गई हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, डिसॉल्व पैलेट, ये जो डिसॉल्व पैलेट है, अब इसको हम आरएनएस ट्रीटमेंट कराते हैं। आरएनएस ट्रीटमेंट से क्या होता है, टोटल डीएनए उसमें से हम बाहर निकाल लेते हैं, और डीएनएस ट्रीटमेंट से हम टोटल आरएनए बाहर निकाल लेते हैं। वो जो न्यूक्लिक एसिड पिलेट के रूप में हमने पाया है, उसमें से प्रॉपर तरीके से जो डीएनए है उसको हम अलग कर लेते हैं आरएनएस की सहायता से, और जो आरएनएस ट्रीटमेंट की सहायता से, और जो आरएनए है उसको हम डीएनएस ट्रीटमेंट की सहायता से अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर है बच्चों सारा का सारा, सेपरेशंस, प्रेसिपिटेशंस, और हमारा जो लास्ट था सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमारा आइसोलेट हो जाता है प्रॉपर तरीके से न्यूक्लिक एसिड्स, प्रॉपर डीएनए और आरएनए के रूप। अब नेक्स्ट टाइप है बच्चों मेथड्स ऑफ सेल डिसरप्शंस। सेल डिसरप्ट करना, जो हमने लाइसिस के बारे में बताया, उसको हम डिसरप्ट कैसे करते हैं सेल को, उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं। एनिमल सेल के लिए बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इजीली डिसरप्टेड हो जाती है, और माइल्ड ट्रीटमेंट की प्रोसेस की जरूरत होती है, उसमें ज्यादा अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे देन वी कैन डू इट, वी कैन गो इनटू मोर डिटेल। प्लांट सेल के लिए और बैक्टीरियल सेल के लिए जैसे बच्चों जो प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वाल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकल इन बैक्टीरिया एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। अब उसमें क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे रिक्वायर्स होता है स्ट्रॉन्गर मेथड्स, जैसे होमोजेनाइजेशन, ग्रिंडिंग, सोनिकेशन, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट्स। ये कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जिनके द्वारा प्लांट्स और बैक्टीरियल सेल को रप्चर किया जाता है। इसमें डिटेल्स में अभी हमारे 12th में कोर्सेज में नहीं होगा, जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे देन वी कैन गो फॉर दैट। अब इनके ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स क्या हैं बच्चों, मैकेनिकल और एंजाइमेटिक मेथड्स हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल वॉल को ब्रेक करते हैं सो दैट कि सेल का लाइसिस हो सके और न्यूक्लिक एसिड्स को मीडियम में बाहर निकाला जा सके, उसको रिलीज कराया जा सके। ये हमारा प्रोसीजर है सेल डिसरप्शंस के लिए। नेक्स्ट, अब सेल डिसरप्शन हो चुका है बच्चों। अब जो डीएनए आइसोलेशन है बहुत सारे डिफरेंट सेल से, अब हम पार्टिकुलरली पढ़ेंगे कि डीएनए को आइसोलेट कैसे करेंगे, आरएनए को आइसोलेट कैसे करेंगे, और उसके अलावा किस किस सोर्सेज से करेंगे। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। सबसे पहले हम डीएनए का आइसोलेशन लेते हैं बच्चों बैक्टीरियल सेल से। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसीजर है। बैक्टीरियल सेल्स जनरली सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर आपको पता है। डीएनए आइसोलेशन वहाँ पे इजियर हो जाता है। कुछ लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं दैट आर यूज फॉर द डाइजेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जो मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट होता है बैक्टीरियल सेल का, उसको डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है लाइसोजाइम एंजाइम्स। और उसके बाद कुछ डिटर्जेंट्स यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एसडीएस, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ये डिटर्जेंट क्या करता है बच्चों, दैट इज यूज टू ब्रेक आउट लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर है उसको तोड़ने में, ब्रेक करने में मदद करता है। ठीक है। अब बच्चों बैक्टीरियल सेल के बाद प्लांट सेल्स। अब प्लांट सेल से डिसरप्शंस कैसे होगा, कैसे निकालेंगे हम डीएनए को। प्लांट सेल जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया बच्चों, टफ सेल वॉल होती है
और हाईली पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीफिनोल्स जो हैं उसमें होते हैं। अब इसको तो उसको डैमेज करके, उसको डिसरप्ट करके न्यूक्लिक एसिड डीएनए कैसे बाहर निकाला जाएगा, कौन से मेथड्स हैं? एक होता है बच्चों मैकेनिकल ग्रिंडिंग, ग्रिंड करते हैं या ब्लेंड करते हैं सॉल्यूशंस को उसमें सेल डाल के, उसकी वजह से डिसरप्शन हो जाता है और ये क्या करता है, सेल वाल को ब्रेक कर देता है बच्चों। ठीक है। एक केमिकल होता है बच्चों जिसको हम कहते हैं सी टैब, ये होता है सीटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सीटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इस केमिकल के द्वारा बच्चों ये कैटायनिक डिटर्जेंट होता है दैट इज यूज फॉर डीएनए आइसोलेशंस। डीएनए को आइसोलेट करने में इसको हम एक केमिकल्स के रूप में फिर मैकेनिकल ग्रिंडिंग और ब्लेंडिंग के बाद इस केमिकल्स को हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल से हम डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। नाउ एक छोटा सा एक और डिटेल पढ़ लेते हैं बच्चों, एक्चुअली ये करता कैसे है। ये जो सी टैब है, सीटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये क्या करता है बच्चों, इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन आयोनिक स्ट्रेंथ। लो आयोनिक स्ट्रेंथ होती है बच्चों जिसमें डीएनए सोलुबल होता है, पॉलीसैकेराइड्स इनसोलुबल होता है, एंड हाई आयोनिक स्ट्रेंथ होता है जो डीएनए इनसोलुबल होता है और पॉलीसैकेराइड्स जो है वो सोलुबल होता है। और ये कैसे करता है, इट हेल्प्स इन द सेपरेशन डीएनए, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स या जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है उसमें से इसको डीएनए को बेस्ड ऑन देयर आयोनिक स्ट्रेंथ डीएनए को ये बाहर निकाल लेता है, अलग कर लेता है। दैट इज व्हाट हाउ डज इट वर्क। एडिशनल केमिकल्स हैं बच्चों जो इसी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, पीवीपी पॉलीविनाइल पायरोलीडोन, ये न्यूट्रलाइज करता है फिनोल्स को। फिर होता है क्लोरोफॉर्म आइसोएमाइल अल्कोहल, ये एक्सट्रैक्ट करता है बच्चों डीएनए को एक्वस फेज में। फिर होता है बच्चों इथानॉल आइसोप्रोपेनॉल, ये प्रेसिपिटेट करता है डीएनए को प्रॉपर जब उसका आइसोलेशन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों आइसोलेशन ऑफ एनिमल सेल्स के बारे में। एनिमल सेल जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है पता है आप सबको, इजीली डिस्ट्रप्टेड हो जाती है डिटर्जेंट्स के यूज करने से। नेक्स्ट अब वो जो उसका लाइसिस हो गया है, डिस्ट्रप्शन हो गया, उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन मीडियम बफर कंडीशंस यूज करते हैं जिसमें हम सेल्स आर ब्रोकन इन ए बफर सॉल्यूशन विद माइल्ड अल्कालाइन पीएच एंड लो आयोनिक स्ट्रेंथ दैट इज बिलो 0.05 मोल। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स और फंक्शंस क्या हैं, जो बफर्स जो केमिकल्स हम उसमें यूज करते हैं एनिमल सेल से डीएनए को निकालने के लिए, वो होता है ईडीटीए इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, चिलेटिंग एजेंट्स है, मैग्नीशियम और मैग्नीज आयंस को अलग कर देता है उनको क्ला के रूप में, और न्यूक्लियस एंजाइम्स को जो है उसकी एक्टिविटी को प्रिवेंट कर देता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ अल्कालाइन पीएच भी यूज करते हैं जो रिड्यूस करता है डीएनए को प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए, डीएनए प्रोटीन का जो इंटरेक्शन है उसको रिड्यूस कर देता है, अलग कर देता है, ठीक है। और न्यूक्लियस एंजाइम्स को ये जो अल्कालाइन पीएच है फिर से इनहिबिट करता है, और इस प्रकार हम एनिमल सेल से जो डीएनए को प्रॉपर तरीके से आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है। अब हमने डीएनए जान लिया बच्चों, अब हमें प्रोटीन्स की बारी, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। प्रोटीन्स में कुछ हम केमिकल्स हम यूज करते हैं बच्चों यूजिंग एसडीएस दैट इज सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, इसको हम सोडियम लोराइल सल्फेट भी कहते हैं। ये क्या करता है बच्चों, ये एक एनायोनिक जो है एक कंपाउंड है, एक नेगेटिव आयन डिटर्जेंट के रूप में। ये इट मेक्स प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज, इट ब्रेक्स डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन एंड इनहिबिट न्यूक्लियेजेस। सेकेंड इज हाई साल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड, ये क्या करता है, ये हाई साल्ट कंसेंट्रेशन है बच्चों, ये इट ब्रेक्स आयोनिक इंटरेक्शन बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन्स एंड आल्सो इंश्योर्स कंप्लीट सेपरेशंस। तो इस प्रकार से जो है ये जो दो केमिकल्स हैं एसडीएस और यूजिंग हाई साल्ट, ये डीएनए और आरएनए से प्रोटीन को सेपरेट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डी प्रोटीनाइजेशन, रिमूवल ऑफ प्रॉपर जो प्रोटीन्स है उसमें हम और जो फर्दर जो कुछ स्टेप्स हैं जो केमिकल्स के साथ वो कैसे यूज होते हैं, यूजिंग क्लोरोफॉर्म और आइसोएमाइल अल्कोहल, इनका कॉम्बिनेशन, और सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ जब इसको हम प्रोटीन्स को अलग करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा 3 लेयर्स बनती हैं बच्चों। एक लोअर लेयर होती है ऑर्गेनिक जिसमें डीनेचर्ड प्रोटीन्स होता है, एक अपर लेयर होती है एक्वस जिसमें डीएनए और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और इनके रोल क्या हैं। क्लोरोफॉर्म का जो रोल है बच्चों वो प्रोटीन को डीनेचर करता है, और आइसोएमाइल जो अल्कोहल है वो प्रिवेंट करता है फॉर्म फॉर्मेशंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबलाइजेस द इंटरफेस। नेक्स्ट है डीएनए प्रेसिपिटेशंस,
इथानॉल और आइसोप्रोपेनॉल के द्वारा बच्चों दैट रिड्यूसेस द पोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस इन विच डीएनए बिकम्स इनसोल्यूबल और प्रेसिपिटेट हो जाता है इथानॉल और आइसोप्रोपेनॉल के द्वारा। अब रिमूवल ऑफ आरएनए, राइबोन्यूक्लियेज ए, आरएनएज ए एंजाइम जो है यूज किया जाता है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ आरएनए इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। और फाइनल स्टेप है बच्चों डीएनएज। उसके बाद हम डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा कलेक्ट कर लेते हैं और उसको बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रख लेते हैं। दैट इज व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स बाय यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ मेथड्स एंड केमिकल्स वी जस्ट डिस्कस्ड नाउ। अब आरएनए आइसोलेशन बच्चों, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है जैसे आपको पता है, और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। अब इसमें मेजर चैलेंजेस क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ आरएनए न्यूक्लियेज एंजाइम जैसा हमने बता दिया है, जो आरएनए को डिग्रेड करता है, डैमेज करता है। और एक होता है, और ये जो आरएनए एंजाइम है बच्चों, दिस आर हाईली अबंडेंट, बहुत बड़ी मात्रा में ये जो है उनके साथ पाए जाते हैं, और उनको रिमूव करना, अलग से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है आरएनए एंजाइम्स जो आरएनए को डिग्रेड करते हैं। देयरफॉर आइसोलेशन ऑफ इंटैक्ट आरएनए थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, बट कुछ प्रोसीजर, कुछ सावधानियों से उसको हम आइसोलेशन कर सकते हैं आरएनए का। रिएजेंट्स कौन कौन से हैं बच्चों जो आरएनए आइसोलेशन के लिए होते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। जीआईटीसी, फिनोल, क्लोरोफॉर्म, 3 तरह के जो केमिकल्स यूज करते हैं। जीआईटीसी इज गुआनिडियम आइसोथायोसाइनेट, एक कायोट्रोपिक एजेंट होता है जो डिसरप्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, इंक्रीज करता है एंट्रोपी को, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है उनके बीच में उसको रिड्यूस कर देता है जीआईटीसी। और इसके फंक्शंस फिर से क्या हैं, ये प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को एग्रीगेट करता है एंड आरएनए एंजाइम को जो डिग्रेड करता है आरएनए को उसको फिर से इनएक्टिवेट कर देता है। फिनोल ये प्रोटीन डिनेचुरेशन के काम आता है। नेक्स्ट इज क्लोरोफॉर्म, ये डिसोल्व करता है लिपिड्स को बच्चों, और डेंसिटी ऑफ फिनोल जो है वो इंक्रीज हो जाती है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू फॉर द फेज सेपरेशन, जो हमने सेपरेशन अभी डिस्कस किए थे। ठीक है। ये बच्चों हमारा एक स्लाइड्स है जो हम अभी आरएनए और इसके जो हमने डिस्कस किया अभी, गुआनिडियम आइसोथायोसाइनेट, फिनोल, क्लोरोफॉर्म, ये तीनों का हम मिक्स यूज करते हैं। सैंपल जो हमारे पास जिसमें प्रोटीन, डीएनए और आरएनए तीनों हैं। फेज सेपरेशन देखिए इनसे वजह से क्या होता है। पहला है एक्वस फेज जिसमें आरएनए होता है। दूसरा है बच्चों कलेक्ट एक्वस फेज जिसके अंदर सेपरेट ट्यूब होती है और हम दोबारा से आइसोप्रोपेनॉल मिलाते हैं। जो बीच वाला है वो है इंटरफेज जिसमें प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स होता है। और जो लोअर होता है बच्चों उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फेज, उसके अंदर होता है डीएनए। तो एक्वस फेज के अंदर आरएनए, इंटरफेज के अंदर प्रोटीन्स, और ऑर्गेनिक फेज के अंदर डीएनए, लिपिड्स और प्रोटीन्स। ये 3 फेज बनते हैं फेज सेपरेशंस बाय यूजिंग दीज केमिकल्स। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, जो आरएनए प्रेसिपिटेशन उसको हम जो प्रेसिपिटेट करते हैं, आरएनए अलग से प्रेसिपिटेट होता है बाय यूजिंग आइसोप्रोपेनॉल। और जो आरएनए है सैंपल्स में देखिए, ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो लिक्विड का, इसके अंदर आरएनए जो है पीलेट के रूप में नीचे जमा हो जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। तो ये एक्चुअल प्रोसेस है हमारा आरएनए को आइसोलेट करने का। आई होप कि ये प्रोसेस जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा बाय यूजिंग दिस केमिकल्स। फेज सेपरेशन है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अपर एक्वस फेज जो है उसमें टोटल आरएनए होता है, इंटरफेज में डीएनए, डीनेचर्ड प्रोटीन्स होता है, और ऑर्गेनिक फेज में लिपिड्स और अदर कंपोनेंट्स होते हैं। और रीजन फॉर आरएनए इन एक्वस फेज ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ रिएजेंट्स। एक्वस फेज में आरएनए क्यों होता है, उसका रीजंस एसिडिक नेचर होता है उसका, और आरएनए रिमेन सोलुबल। एक्वस फेज में आरएनए जो है वो सोलुबल होता है। अब प्रोडक्शन कैसे करेंगे बच्चों आरएनए का, आरएनए एंजाइम्स हैं जो डिग्रेड करते हैं आरएनए को, उनको इनएक्टिवेट करेंगे, जैसा कि हमने चिलेटिंग एजेंट्स के बारे में बताया था, इनहिबिटर्स के बारे में बताया था, कंट्रोल्ड कंडीशंस के बारे में बताया था। आरएनए डिग्रेडेशन को जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। फिर आरएनए प्रेसिपिटेट, अब उसको नीचे पिलेट के रूप में आ गया है, उसको प्रेसिपिटेट करना है सो दैट कि उसको प्रॉपरली हम सेपरेट कर सके, आइसोलेट कर सके। तो हम आइसोप्रोपेनॉल उसमें जो है यूज करते हैं, जिसकी वजह से आरएनए जो है बच्चों वो इनसोल्यूबल हो जाता है और प्रेसिपिटेट के रूप में वो बाहर आ जाता है। तो उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। ये बच्चों जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सेल लाइसिस है।
पहले सेल लाइसिस किया हमने काउट्रोपिक एजेंट के द्वारा गुआनिडीनियम आइसोथायोसाइनेट GITC। उसके बाद डीएनए को हमने डीनेचुरेशन किया बच्चों डीएनए एंजाइम्स के द्वारा, प्रोटीनेज के द्वारा, और इनको फिर हमने इनहिबिटर के रूप में डीएनए को जो है आरएनए की डैमेज को बचाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज किया, फिनोल क्लोरोफॉर्म, और उस डिसॉल्विंग सैंपल्स को बफर्स के साथ ऐड किया जिसमें गुआनिडियम साल्ट्स होते हैं। उसके बाद डीनेचुरेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ आरएनए एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल है आरएनए के डिग्रेडेशन के लिए, उसको इनएक्टिवेट किया बाय यूजिंग फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म। और लास्ट सेपरेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, अब आरएनए से जो बाकी के सेलुलर कंपोनेंट्स थे उनको अलग करने के लिए फिर से हमने पहले क्लोरोफॉर्म ऐड किया, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया, एंड आफ्टर दैट ऑर्गेनिक, एक्वस और इंटरफेस जो 3 फेजेस बने जिसमें डीएनए था वो हमने फाइंड आउट अलग से उसको कर लिया। एंड लास्टली क्या होता है, जो आरएनए है वो प्रेसिपिटेट के रूप में हमें मिल जाता है बाय यूजिंग आइसोप्रोपानोल। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है, एक फ्लो चार्ट है बच्चों आइसोलेशन का आरएनए का। जी सर, जब हम प्रैक्टिकली इसे परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए आइसोलेशन को लेकर? जैसा कि हमने बताया बच्चों आइसोलेशन का, मैम जैसे कि हमने बताया न्यूक्लिक एसिड्स है ना, उसका कितना बड़ा साइज है जी। उस प्रॉपर इतने बड़े न्यूक्लिक एसिड्स में से एक पार्टिकुलर जीन के रूप में हमें जैसे आरएनए है या डीएनए है उसको सेपरेट करना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जीन चाहिए। तो उसमें जैसे हमने बताया कि, और उसके साथ साथ क्या होता है, वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड बाहर नहीं आता, न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ जो अदर सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो भी आते हैं, और कुछ न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स भी आते हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है उस न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए को, आरएनए को वो डैमेज करते हैं। तो जैसे हमने बताया चिलेटिंग एजेंट्स के रूप में हम EDTA यूज़ कर सकते हैं जी। जो वो उस न्यूक्लियस एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देता है और डीएनए को, आरएनए को डिग्रेड होने से, डैमेज होने से बचा लेता है। उसके अलावा कुछ इनहिबिटर्स, कंट्रोल्ड कंडीशंस हम प्रिकॉशंस के रूप में करते हैं। जहां भी हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं अपने वर्किंग स्टेशन पे, उसको एक स्टेराइल कंडीशन दी जाती है। स्टेराइल मींस एक तरह से किसी भी तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन से फ्री जो एटमॉस्फेयर होता है, जो प्लेस होता है, उसको जो है किया जाता है। उसके अलावा कुछ जो टेम्परेचर है उसका, जब हम सेपरेशंस करते हैं और जिस तरह के, उसको हम लो टेम्परेचर जो है मेंटेन करेंगे, माइनस में -20 -30 तक। आफ्टर दैट जो हमारा जो वर्किंग स्टेशंस है और जो हम कंज्यूमेबल्स यूज करते हैं, हमें ट्रांसफर भी करना है चीजों को, जो कंज्यूमेबल्स यूज करते हैं वो भी बिल्कुल क्लीन हो, स्टेराइल्ड हो। तो इस तरह की कंडीशंस, और हाँ, हाथों में हम ग्लव्स पहने, हमें नहीं पता कि हम किस तरह का आरएनए या डीएनए किस तरह के सोर्सेज से निकाल रहे हैं, वो हमें भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के दौरान यूज करनी होती है मैम। जी। सो सर, बायोटेक्नोलॉजी जब हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, सो जैसे आपने ओपनिंग में भी, सत्र के शुरुआत में भी बताया था कि बच्चों के लिए एक नया विषय है, वही विषय लेकिन हाँ उसे कुछ नई तरीके से हम टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए पढ़ रहे हैं। तो हमारे बच्चों को आगे इस विषय के बारे में और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी वो इस विषय को पढ़ने बैठे तो क्या क्या तैयारियां करें, क्या क्या सोचें उस दौरान? जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, आपका सवाल बहुत अच्छा है, ये क्लियर होना चाहिए बच्चों को। जो हम बायोलॉजी के रूप में सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैम, बायोलॉजी एक सिंपल हम पढ़ते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर कैसा है बॉडी का, कितने उनके टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे वो मिलते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। दैट इज व्हाट वी जनरली यूज टू स्टडी इन बायोलॉजी। राइट। बट फॉर एग्जाम्पल हमें ये पढ़ना है कि ओके, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने GMO सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। यस। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होते हैं कि मान लीजिए जैसे हम एग्जांपल लें, हमने एक प्रोड्यूस कर रखा है, उसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन। बैसिलस थेरेंजिसिस एक बैक्टीरिया होता है, उसमें से एक जीन हम कॉटन में के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसफर करते हैं, और उससे उसकी क्वालिटी और जो उसका स्ट्रक्चर है और उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत मात्रा में बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हमें किसी एक पार्टिकुलर एक डिसीज के बारे में बात करें, हमें कहें कि इंसुलिन, जैसे हमने बात किया, इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। नाउ अब किसी को हाइबिटीज एक हार्डकोर, एक मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे किसी को हो गया है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो जो इंसुलिन हार्मोन है, या तो उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो रुक गया है, या उसने मेल फंक्शन करना शुरू कर दिया, यानी कि काम ठीक से नहीं कर रहा है। अब उसमें उसको बोलते हैं जीन थेरापी। दैट इज आल्सो वन ऑफ द डोमेन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो जीन हमारे अंदर रेस्पॉन्सिबल है
इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए वो जीन हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने प्रोसीजर देखा, उसको सेपरेट करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, उसको क्लोनिंग करेंगे, फिर उसको जिसके अंदर है वो प्रॉब्लम है उसके अंदर उसको एज ए होस्ट उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो वो जो जीन है वो फिर से दोबारा से उस जो हमने इंसुलिन हार्मोन की बात किया उसका फिर से प्रोडक्शन शुरू कर देता है और उसकी जो वो डिसीज है वो क्योर हो सकती है। इसी तरह से और बहुत सारे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है मेडिकल साइंसेज में। जेनेटिकली मॉडिफाइड से बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपने देखे होंगे, अलग अलग कलर के सब्जियां आपने देखी होंगी। किसी में विटामिन की हमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करके किसी एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया से, वायरस से, कहीं और से एक जीन लिया उसके अंदर डाल दिया। वो हमें पता होता है वो जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड आफ्टर दैट जो पार्टिकुलर हमारा पर्पस है, कुछ हमें प्रोडक्ट्स जो है फॉर्मेशन करना है इंडस्ट्रियल लेवल पे, या किसी बीमारी को जिसके लिए जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जिम्मेदार होता है उसमें कुछ सुधार करना है, या फिर हमें कुछ बेहतर तरीके की अनाज पैदा करने हैं, फल सब्जियां पैदा करनी हैं, उनके जेनेटिक कंस्टिट्यूशंस में चेंज कर देते हैं पार्टिकुलर जीन को डालकर। और जो हमें पार्टिकुलर कलर चाहिए, विटामिन चाहिए, कोई हार्मोन चाहिए, कोई कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी चाहिए, किसी भी तरह की उनकी पेरिशेबल, उनको रजिस्टिविटी उनके अंदर ताकि वो जल्दी से खराब ना हो वो हमें चाहिए, या उनको स्टोर करने की उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी है वो हमें चाहिए। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं ये एक जीन, किसी ना किसी जीन से संबंधित होते हैं। बस उस जीन को किसी पार्टिकुलर रिसोर्स से आइसोलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, क्लोन करना है और क्लोन करके होस्ट में डाल देना है और उसकी उस तरह से फिर उसका जो एक्सप्रेशन है वो शुरू हो जाता है और वो पार्टिकुलर जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है जो हम चाहते हैं वो उसमें उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। सर जो एक्सट्रैक्ट जीन है, सर जो एक्सट्रैक्ट जीन है उसकी लाइफ या क्या सबके लाइफ अलग अलग होती है, जो एक्सट्रैक्ट जीन है और उसकी स्टोरेज को लेकर क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? इट इज नॉट रिलेटेड टू लाइफ। जब हम जीन, एक प्रॉपर जीन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी डीएनए सीक्वेंसेस को हमने स्टडी कर लिया, ठीक है, और हमने ये पता लगा लिया कि ये पार्टिकुलर जीन्स इस पार्टिकुलर फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने ये पता कर लिया, क्लोनिंग, उसके बिलियंस ऑफ नंबर्स ऑफ कॉपीज बना ली हमने सेम जीन की, और उसको स्टोर करने का एक स्पेसिफिक जो एक प्रोसीजर होता है, उसमें सेल्फ लाइफ का ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ प्रोसीजर्स हैं उसमें जो है उनको हम स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि हमने जीनोम लाइब्रेरीज की बात किया था, और जब भी जरूरत होती है वो साथ साथ में ही क्लोनिंग के दौरान जो है एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसको हम होस्ट सेल में इंटीग्रेट कर देते हैं। सो बच्चों, हम ग्रेड 12 स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की, और आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो था चैप्टर नंबर 3 जीन क्लोनिंग, आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इस सत्र को समाप्ति की तरफ लेकर चलते हैं और अपने एक्सपर्ट का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ हैं सर सुनीत साथी, जो कि टीजीटी हैं नेचुरल साइंस विषय के, साथ ही काउंसलर हैं डीओई दिल्ली से, आज हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू बच्चों। सो प्रिय छात्रों, आप सभी को बता दें कि आप हमारे साथ आज के सत्र में जुड़े। हमने ग्रेड 12 स्टूडेंट्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी विषय को डिस्कस किया है। हम एक बार फिर आपके लिए अपने लाइव इंटरेक्टिव सेशंस जो हैं सोमवार से फिर शुरू करेंगे 11 मई से, यानी आप हमारे साथ फिर जुड़ेंगे सुबह के पहले सत्र योग शक्ति के साथ। 8 बजे का समय रहता है योग शक्ति सत्र का, और उसके बाद दिन के सारे सत्रों को आप सभी हमारे साथ देख सकते हैं। इस पूरे सेशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं मिस्टर अतुल। अतुल, आपका धन्यवाद करते हैं। मैं सृजन राजपूत हूँ। नमस्कार।